मनोज काका जी, अगर आप लोग आदिवासी राष्ट्रपति बन रही हैं, उसका सपोर्ट करते तो क्या आप लोगों की बातों में ज्यादा दम नहीं दिखता? एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही थी, आप लोगों ने दूसरी तरफ एक ऊंची जाति के ही कैंडिडेट को सपोर्ट किया था मनोज काका जी। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों कैसे चलेगा मनोज काका जी? जब वो राष्ट्रपति बनाई जा रही थी, आपको याद है, मेरे पास तो तमाम वो बयान भी लाइन से लगे हुए हैं कि उनको लेकर किस तरह की टिप्पणी की गई थी, और आज आप लोग उन्हीं राष्ट्रपति को लेकर कहते हैं कि राम मंदिर क्यों नहीं बुलाया गया उनको, यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया उनको? हमारे लोगों के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। अरे जिस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला समर्थन नहीं करते। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी को ले लीजिए, आप तेजस्वी यादव के बयान को ले लीजिए, मूर्ति वाला बयान उन्होंने दिया था कि मूर्ति नहीं चाहिए हमें राष्ट्रपति, बहुत सारे ऐसे बयान थे। तो ये जो बयान तब ज्यादा अच्छा लगता जब आप एक आदिवासी राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुनकर वहां पर पहुंचाते। लेकिन ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी ओर से उठाए गए हैं। मुझे लगता है राजीव रंजन जी आप इस पर जवाब दीजिए। और राजीव रंजन जी, जब प्रधानमंत्री की ओर से भी ये बातें कही जाती हैं कि हिंदू की बात वो करते हैं, तो आप लोगों को सूट करता है क्या? मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है, ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से की जाती हैं, तो जेडीयू अपने आप को कहां पाती है इस तरह के बयानों के बीच में? और चित्रा जी, सबसे पहले आपको नई पारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, अभी आपने कहा जातीय जनगणना से बिहार में क्या कुछ बदला। हाँ। जातीय जनगणना, जातीय सर्वे तो अभी हुए कुछ महीने हुए, लेकिन जो बिहार को लेकर एक तस्वीर बनाई जाती रही है, उस पर कुछ आंकड़े जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो 22-23 के जो आंकड़े जारी किए, उसमें बिहार के जो गरीबी के आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से बेहतर है। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आज जो सवाल जातीय जनगणना को लेकर के हाय तौबा मचाने वाले लोग हैं, उनसे कई तरह के प्रश्न तो पहले रोहन गुप्ता जी ने पूछ लिए हैं, लेकिन शायद बार बार जातीय जनगणना की चर्चा कर रहे हैं राहुल जी। इस देश की आज़ादी के बाद 6 दशक उनकी सरकारें दिल्ली में और अनेक राज्यों में उनकी सरकारों ने काम किया, क्यों नहीं वो बिहार जैसी कामयाबी हासिल कर पाए? बिहार ने कुछ महीनों में जातीय सर्वे कराए, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए, और अभी मैं कंचना यादव को सुन रहा था, 94 लाख परिवारों को इन्होंने क्या दे दिया मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन तेजस्वी जी कभी गंभीर राजनेता के तौर पर मंत्री परिषद की बैठकों में भी नहीं दिखते। 94 लाख परिवारों को और ये सच है कि कौन कौन गरीब है, कौन कौन पिछड़ा है, आदिवासी, ये वो बोला था। राज्य सरकार, मैं वही कह रहा हूं कि राज्य सरकार ने किया, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में। नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना का फैसला उस समय उन्होंने लिया था जब हमारी सरकार एनडीए की थी, और उसके बाद जब वहां आरजेडी के साथ हमारी सरकार बनी, उस दौरान वो काम हुआ। लेकिन ये नीतीश कुमार जी का संकल्प था, और अंततः हम लोगों ने वो करके पूरे देश को दिखाया। जहां 60% आरक्षण की बात राहुल जी करते हैं, तो बिहार ने तो कर दिया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, जिस दिन फैसला आएगा निसंदेह उस दिशा में भी एक बड़ा वो काम होगा। और वो 60% नहीं है, 65% है, और अगर जो ईडब्ल्यूएस को मिलाकर देखें तो 75% है। अब क्यों हम लोगों की जो जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस के साथ जो एक वैचारिक मतभेद रहे हैं, उसकी जो शुरुआत है, मुंबई बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने प्रमुख मुद्दों की सूची में जातीय जनगणना को शामिल करने की बात कांग्रेस से गई थी। कांग्रेस ने उसे एजेंडा में शामिल नहीं किया। हाँ। और वहां से उस टकराव की शुरुआत हो गई। 1991 के राजीव गांधी जी का जो भाषण है संसद में मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ, काफी लंबा भाषण, काफी तीखा भाषण जी। और इसके पहले अनेक कमीशंस बने, और इन तमाम कमीशंस में इस देश की गरीबी और जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार जातियों को लेकर के जो भी अनुशंसाएं थी, उनको ठंडे बस्ते में वो डालते रहे। और जब विवशता जब सामने आई कि इसे स्वीकार किसी और सरकार ने कर लिया, तो उसके खिलाफ वो मुखर होकर के सामने आए। ये भी देश के सामने है। ठीक है। इसलिए राहुल गांधी जब जातीय जनगणना की बात करते हैं,
तो उस समय देश को यकीन नहीं होता है और शायद इसीलिए वो जनता का नैरेटिव वो नहीं बना पा रहे हैं। उसी तरह से संविधान को लेकर वो जितनी बातें कहें, लेकिन लोग उस आपातकाल के उस दौर को, उस त्रासदी को नहीं भूल सकते हैं। लाखों लोग जेल की सलाखों के पीछे थे और उन्हें यंत्रणाएं दी गई। मुझे नहीं लगता है कि संविधान और आरक्षण और जातीय जनगणना, इन सवालों पर कांग्रेस कोई देशव्यापी कोई आंदोलन खड़ा कर। ठीक है, कंचना यादव जी, आप जवाब दीजिएगा, हाथ उठा रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी बहुत देर से हैं, उनसे भी एक टिप्पणी ले लेती हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, अब जनता के बीच एजेंडा फिक्स कर पाती है कांग्रेस या नहीं कर पाती है? हालांकि पिछली बार से ज्यादा डबल सीटें इस बार लोकसभा में उसको मिली हैं, ये बात अलग है कि वो 100 सीटों के नीचे रह गई। लेकिन धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, ये बात भी सही है ना कि राहुल गांधी जो बयान देते हैं, सत्ता पक्ष के लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं? ये बात तो सब लोग जवाब देने के लिए आ जाते हैं, तो ये बात भी सच है ना कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो चित्रा जी, आपकी नई पारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। राहुल गांधी जी कभी एजेंडा सेट कर ही नहीं सकते। उनका खुद का एजेंडा तो देश विदेश में होता है, देश में तो उनका कोई एजेंडा ही नहीं सेट होता है। और किस तरह से ये बात कर रहे हैं दलित और पिछड़ों की बात। झारखंड में तो उन्हीं की सरकार थी, किसने रोका था ये जनगणना करवाने से? और पुरानी बात को मैं याद दिलाता हूं कि भारत रत्न बाबा साहेब को कब मिला? कांग्रेस की इतनी लंबी सरकारें थी, दो प्रधानमंत्री कांग्रेस के खुद ने ले लिए अपने जिंदा रहते, लेकिन बाबा साहेब को 1990 में दिया गया, और वो भी दिया गया हमारे पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सदन में मांग किया था। तब तैल चित्र भी सदन में लगा। ये बात करते हैं 1991 में पटेल साहब को मिला भारत रत्न, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं। वो मुझे ज्ञान देते हैं, पिछड़े की हिमायती होने का वो दम्भ भरते हैं। आदिवासी समाज के लिए इन्होंने क्या किया है? जिसकी सोच में टुकड़े टुकड़े हों। राहुल गांधी जी का क्या है? हरियाणा में तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के उन्होंने वहां पे काम किया था। चुनाव में 8 रैलियां की थी, जवानों की, किसानों की, पहलवानों की, और तीनों ने उनको क्या किया? हैरान किया ना। वहां पे क्या रिजल्ट आया? ये दो इनके संविधान में क्या है? कश्मीर को पाकिस्तान मान लो, पंजाब को खालिस्तान मान लो, झारखंड को बांग्लादेश बना दो। इस तरह के सोच से आप आगे बढ़ सकते हैं क्या? आप बांग्लादेश, जिस तरह से झारखंड में डेमोग्राफी को चित्रा जी चेंज करा चुकी, मैं अभी वहां पे मीडिया प्रभारी के तौर पे काम कर रहा हूं झारखंड में, जिस तरह से आदिवासियों के साथ धर्मांतरण कराया जा रहा है, आज उसके लिए दोषी कहीं न कहीं हेमंत सरकार में कांग्रेस ज्यादा है, क्योंकि यही पॉकेट में संविधान को लेकर घूम रहे हैं। और जिसके रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए जाके झारखंड में क्या स्थिति है। आज घोटाले कर करके इन्हीं के उसी झारखंड में जमीन घोटाला करके जेल में वहां के मुख्यमंत्री जाते हैं चित्रा जी, और इनके सांसद के यहाँ से 350 करोड़ रुपया आपने भी देखा था इनके घर में पकड़े जाते हैं। ये हमें बात करते हैं कि गरीबी मिटाएंगे और नौकरी देंगे, और राजद के लोग भी वहां पर साथ में, राजद के लोग बिहार में उंगली उठा रहे थे कि इन्होंने नौकरी दिया है। किस संविधान में लिखा हुआ है भाई कि उप मुख्यमंत्री कहीं नौकरी देते हैं? जरा मुझे ये बता दे। ये एनडीए के सरकार ने नौकरियां दी हैं, उसी समय से जातीय गणना भी हुआ है। हाँ। और उसके हमारे ट्रैप में वो लोग आ रहे हैं और हम ट्रैप नहीं कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे एनडीए के सारे नेता गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के हिमायती हैं। और इसलिए है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी पिछड़ा समाज से आते हैं, स्वयं चिराग पासवान जी दलित समाज से आते हैं। तो जितना दर्द उनको होगा चित्रा जी, इनको क्या होगा दर्द? ये मनुस्मृति की बात करेंगे। ठीक है सर, आप लोगों का इतना दर्द सुन के ना मुझे लगता है कि क्या बिना जाति के इस देश की राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती? बिना धर्म के क्या पॉलिटिक्स नहीं हो सकती? गरीबों को क्या जाति के चश्मे से देखना जरूरी है? आजाद हुए हिंदुस्तान को कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी हम जाति तय करते हैं और फिर कहते हैं ये वाला इस जाति से है तो फला जाति का विकास हम करेंगे, इस जाति से है नहीं करेंगे। लेकिन आज भी इस देश में चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी समाज हो, कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर उनकी स्थिति जस की तस है। तो इसके लिए एक दूसरे पर उंगली तो आप उठाएंगे, लेकिन सभी पार्टियां इसमें एक कटघरे में खड़ी हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी पानी की पीने की किल्लत है, जहां आज भी बिजली नहीं है या फिर बिजली की किल्लत है, जहां आज भी सड़कों को लेकर जद्दोजहद है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट जो हम लोग करके दिखाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।